हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के इस चैनल पे। और आज आपका टेस्ट हुआ जो कि एक फुल सिलेबस टेस्ट था। अभी हम उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस हमें दिया गया है। मेजर प्रोडक्ट बी, इसमें पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट बी क्या बन सकता है। ये हमारे पास एल्कोहल है और जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 and ether in presence of ether। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। और ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है। ठीक है, तो इसका एसिड बना दो, हो जाएगा क्या? CH3 CH2। और ऑक्सीडाइज करना देखो दो तरह से है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से हम तो हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? COOH। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? एसिड। ये क्या है? एसिड। अब एसिड की रिएक्शन देखो, ये क्या है? मिथाइल एल्कोहल। जब एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं एसिडिक मीडियम में, जिसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा? एस्टर। तो एस्टर में एसिड जो होता है वो देता है OH। देखो एसिड क्या देता है? OH। एसिड से आता है OH और यहाँ एल्कोहल से आता है H। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे H और OH, तो H2O निकल जाएगा। और यहाँ देखो CH3 और CH2 C डबल बॉन्ड O। ये तो देखो OH यहाँ से निकल गया और यहाँ से H निकल गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे? CH3O, O माइनस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा हमारे पास? CH3 OCH3 ये बन जाता है एस्टर। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है? बी। क्या है? एस्टर। देखो कौन सा है? CH3 CH2 COO CH3। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड देख लो। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इन डीएनए क्या है? डीएनए में शुगर जो होता है वो कैसा होता है? डीएनए में शुगर क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज होता है कि राइबोज शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। क्या लिखा है? डीऑक्सी, बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है डीएनए में। थायमिन इज एब्सेंट इन आरएनए। देखो थायमिन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। सही कह रहा है। थायमिन क्या होता है? एब्सेंट होता है आरएनए में। राइबोन्यूक्लिक एसिड ये क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। थायमिन एब्सेंट होता है किसमें? आरएनए में। उसकी जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाय फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं? फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा। तो ये भी सही हो गया। चौथा पॉइंट देखो, साइटोसिन इज बाइसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड। साइटोसिन हमारा जो होता है सिंगल साइकिल होता है। साइटोसिन में सिंगल साइकिल होता है। देखो कैसे होता है साइटोसिन? सिंगल साइकिल होता है। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पे NH2 होता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड से O लगा होता है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास ये डबल बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ, और यहाँ भी नाइट्रोजन होता है और ये सिंगल बॉन्ड ये। ठीक है, ये होता है हमारे कितने साइकिल है इसमें? एक ही साइकिल तो है। ये होता है साइटोसिन। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है? इसमें लिख रहा है बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक नहीं होता, सिंगल साइकिल होता है। सिंगल साइकिल, सिंगल साइकिल, सिंगल साइकिल होता है साइटोसिन। ये क्या है? साइटोसिन है। तो हमारा क्या हो गया? चौथा गलत हो गया। और हमें यही बताना था, इनकरेक्ट ही बताना था। तो इनकरेक्ट कौन सा है? चौथा। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? चौथा।
ठीक है, ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53। Which among the following is most stable conformer of N-butane? N-butane के क्या कन्फर्मर है, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? ये कौन सा फॉर्म होता है? गॉच फॉर्म, गॉची फॉर्म बोलते हैं। ये होता है पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म। ये पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, जब इसके कन्फर्मर आपने बनाए होंगे तो ये सारे कन्फर्मर बने होंगे किसके? एन ब्यूटेन के, नॉर्मल ब्यूटेन के जब कन्फर्मर बनाओगे तो ये कुछ कन्फर्मर बनेंगे जो हमारे स्टेबल होते हैं। जैसे इसमें से सबसे स्टेबल कौन सा होता है? ये गॉची फॉर्म है, पार्शियल एक्लिप्स है। ये देखो, ये है एंटी स्टैगर्ड फॉर्म, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। ये क्या है? फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और इनकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले होता है एंटी स्टैगर्ड, उसके बाद होता है गॉच फॉर्म, उसके बाद होता है पार्शियल एक्लिप्स, उसके बाद होता है फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो देखो एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। हमसे पूछा क्या है? मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? एंटी स्टैगर्ड वाला। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। देख लो, जब हम एन ब्यूटेन के कन्फर्मर बनाते हैं तो बहुत सारे कन्फर्मर बनते हैं, उसमें से कुछ कन्फर्मर हैं ये। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्यूरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन करते हैं जब क्यूरियस मेथड के द्वारा, तो 0.71 ग्राम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। गिव इतना ग्राम क्या देता है? AgCl, इतना ग्राम ऑफ AgCl, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो हम क्यूरियस मेथड में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालते हैं, क्या करते हैं? एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन कितना? 35.5, और एटॉमिक वेट इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का AgCl का कितना होता है? 143.5। देखो कैसे, क्लोरीन का होता है कितना? Ag का, सिल्वर का 108, और इसका 35.5, इसका क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 0.5, 8 5 13, 3 1 4, 143.5, ठीक है। ऐसे आता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे? वेट, आप जो वेट हमें मिल रहा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितना AgCl हमें प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है? 0.574 ग्राम। और पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना है? 0.71 ग्राम इंटू 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, ये 2 जीरो है यहाँ पे, क्या कर दो? ये देखो, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। दशमलव हटा देते हैं, यहाँ से भी 30, ठीक है। दशमलव काम कर रहे हैं 143.5, ठीक है। ये दशमलव को हटाना है तो पूरा 100 कर दो, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16 और 2 7 14, ये कैंसिल हो गया। अब देखो हमारे पास कितना बचा, ठीक है। ये देखो आ जाएगा हमारे पास 287, 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4, और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तीनों जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास बचेगा 143.5, एक जीरो है, एक दशमलव है, तो यहाँ भी एक जीरो लगा दो, दशमलव हटा दो, 143.5 पॉइंट हटाना है, ऊपर एक जीरो लगा दो, 143.50, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, देखो 3 से कट जाएगा, ये 5 है, ठीक है। 5 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो 1435 डिवाइड करना है किसमें? 28700, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। देखो 14 दूनी 28, 2 बार, 2 5 10 और 2 3 6 और 2 4 8, 2 1 2। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये इससे कैंसिल, ठीक है। 1 जीरो आ जाएगा, उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो जाएगा नहीं, 1 जीरो बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे,
ठीक है, लगभग 20 आएगा ये, 20%। ठीक है, लगभग कितना आएगा 20%, 20 दशमलव समथिंग आएगा ये। ठीक है, लगभग कितना आ जाएगा ये 20%, 20% आ जाएगा लगभग। देखो 20 आ रहा है। ठीक है, ये से डिवाइड करेंगे। 20% कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लो। आगे बढ़े, देखते हैं डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी की वैल्यू हमें दी गई है। केसी की वैल्यू कितनी दी है? 10 पे -2 और 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 300 केल्विन, 300 केल्विन हो जाएगा। और डेल्टा जी नॉट, हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है। डेल्टा जी नॉट हमारे पास होता है -2.303 RT log Kc, log Kc, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये देखो -2.303 और टेम्परेचर कितना है? 300, और टेम्परेचर है 300 और Kc log Kc, log Kc, Kc कितना है? 10⁻², 10⁻²। ठीक है, और log 10⁻² को क्या कर लिख सकते हैं? देखो ये -2.303 R इंटू 300, और ये आ जाएगा -2 log 10, 2 log 10 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो log 10 की जगह पे 1 लिख देते हैं। तो ये आप क्या हो गया हमारे पास? -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2.303 R इंटू 2/3 600। देखो हमें दिख रहा है इसी फॉर्म में कुछ आंसर है हमारा। ठीक है, 600 R हो गया, ये 600 R इंटू 2.303 प्लस, तो है ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, ये RT है, RT। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। करेक्ट आईपीएससी नेम बताना हमें। आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक्वा पानी दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, और ये आयोडीन भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मान लिया X, ये क्या हो जाएगा? 0, न्यूट्रल होता है, -1, ये क्या हो जाएगा? इस पे -1 तो इस पे +1, तो ये हो जाएगा +1। ये माइनस है, यहाँ ये आयोडीन है। ठीक है, आयोडीन पे -1 तो इस पे +1। ठीक है, तो X इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? ये -2 हो जाएगा, -2 इधर जाएगा, +2 प्लस है कितना? +3 हो गया। कितना आ गया? +3। हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3। ठीक है, अब A से एक्वा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो, C से क्या हो जाएगा? क्लोरो, और B से ब्रोमो। ठीक है, और ये तो माइनस है, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्वा पानी हमारे कितनी बार है? 4 बार, तो क्या लिख सकते हैं? टेट्रा एक्वा। ठीक है, इसको अब क्या आएगा? बी पहले आएगा, ए पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर बी आएगा। ब्रोमाइडो लिख सकते हो या ब्रोमो लिख सकते हो। ठीक है, ब्रोमाइडो लिख दो, ब्रोमाइडो। और क्या हो जाएगा? क्लोरीन है तो क्लोराइडो। अब क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। और कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और लास्ट में हम एनायन का नाम लिख देंगे, क्या? क्लोराइड। क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। क्लोराइड नहीं, आयोडाइड है, आयोडीन है ना यहाँ पे, तो आयोडाइड होगा। आयोडाइड क्यों? बाहर आयोडीन है हमारे पास। तो देखो टेट्रा एक्वा क्लोरो पहले नहीं आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, तो ये गलत हो गया।
इसको देखो टेट्रा एक्वा क्लोराइडो, इसमें भी क्लोराइडो पहले आ गया, पहले सी थोड़ी आएगा, पहले बी आएगा। टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो, यहां तक सही है, क्लोराइडो और कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चौथा भी चेक कर लो, टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। देखो यहाँ क्लोराइडो को क्लोराइड है, यहाँ पे देखो क्लोराइडो नहीं है, ये गलत है। देखो तीसरा ऑप्शन देख लो एक बार, टेट्रा एक्वा तो है, ब्रोमाइडो भी है, लेकिन क्लोराइड है ये, यहाँ होना चाहिए क्या? क्लोराइडो, क्लोराइडो होना चाहिए। कोबाल्ट थर्ड आयोडाइड, क्लोराइडो की वजह से ये गलत हो गया, क्लोराइड है। टेट्रा एक्वा ब्रोमाइडो क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, चौथा ऑप्शन सही है। वहां पे क्या क्लोराइड है, होना क्या चाहिए? क्लोराइडो या तो क्लोरो होना चाहिए। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 57। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर हैज नो मीनिंग। ऑर्डर तो भाई एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं ना हम लोग, ऑर्डर की मीनिंग होती है, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट से निकलता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो मीनिंगलेस होती है, ठीक है। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर हैज नो मीनिंग, ये गलत है स्टेटमेंट। यहां होना चाहिए मॉलिक्यूलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग। ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। स्टेटमेंट सेकंड सही है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? पहला। भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी नो मीनिंगलेस होती है, ठीक है, क्योंकि वो स्टेप एक से ज्यादा, कोई भी रिएक्शन, वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्या होती है, एक से ज्यादा स्टेप में होती है, इसीलिए वहां पे मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। और ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 58। ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ कैटलिस्ट। किसी एंजाइम कैटलिस्ट के लिए जो पीएच मतलब कि एंजाइम किस पीएच रेंज में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, सबसे ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है। पीएच रेंज होती है 5 से 7। 5 से 7 पीएच रेंज पे एंजाइम जो होता है ऑप्टिमम वर्क करता है, अपना फुल्ली परफॉर्म करता है। तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक है, देखते हैं 59 नंबर क्या कहता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इन एक्वस मीडियम कैन एक्ट एज बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या बनाता है? देखो बफर होने के लिए क्या होना चाहिए? वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, इसी का सॉल्ट, ये जो वीक एसिड है इसी का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विथ वीक एसिड है तो विथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और दूसरे तरफ का या तो वीक बेस हो, वीक बेस होगा तो इसका सॉल्ट किसके साथ लेंगे हम? सॉल्ट, इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये कंडीशन होगी तब तो बफर सॉल्यूशन बनेगा। 2 बफर बनेंगे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। पहला देखते हैं हम, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों बेस ही है, ठीक है। NaCl ये क्या है? सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। देखो ये कंडीशन होनी चाहिए तभी वो बफर बनाएगा। कॉन्सेप्ट यही है इसका। ये देखो बनाता है कि नहीं बनाता है? अगर NH4OH है, NH4OH है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा दें अगर HCl से, NH4OH क्या है? वीक बेस है, ये वीक बेस है, ठीक है। इससे HCl से रिएक्शन कराएंगे तो अगर वीक बेस की, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है NH4Cl, NH4Cl। देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस से प्लस को जोड़ दो बस, और क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। देखो हमारे पास ये क्या है? सॉल्ट, किसका सॉल्ट? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ।
देखो वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये है सॉल्ट, दोनों चीजें हमारे पास। ये क्या है, वीक बेस है और ये है इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। कंडीशन फॉलो हो रही है, वीक बेस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, ये क्या है, वीक बेस और ये सॉल्ट है किसका, स्ट्रॉन्ग इट्स किसका, इसी का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये हमारा शो करेगा। ये क्या है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों एसिड है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी शो करता है। और वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following conversion result into decrease in bond order and change in magnetic behavior? Decrease in bond order, पहले तो हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। ये ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, O2 कैसा होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो देखो ये याद कर लो, ऐसे 14 होगा तो 3 होगा, 15 होगा या 13 होगा तो कितना होगा, 2.5 होगा। अगर 12 होगा और 16 होगा तो 2 होगा, 11 होगा और 17 होगा तो 1.5 होगा, और 10 होगा और 18 होगा तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो O2 16 से कहा जा रहा है 17 में, 17 2 से 17 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1.5। तो क्या हो रहा है हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। देखो डिक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है। अब देखो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं। O2 क्या होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में, ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक। और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो जुड़ रहा है, एक ही पेयर होगा, एक पेयर तो खाली रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो बचा रहेगा ना अनपेयर, तो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। O2 और O2 प्लस में देखो इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर, 2, और O2 प्लस मतलब 15 का कितना, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जा रहा है। हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ तो बढ़ गया, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। N2 प्लस से N2 प्लस से कहाँ जा रहा है, N2 प्लस कितना, 13। ठीक है, तो 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और ये 14, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3। यहाँ भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए डिक्रीज, यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। चौथा देखो N2 3 से किस में जा रहा है, 3 से 14 15 कितना, 2.5 में। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों में इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। हाँ, ये दोनों पैरामैग्नेटिक थे, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा था। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, तीनों ऑप्शन तो हमने चेक कर लिए, तो ऑप्शन यही हो जाएगा हमारे पास। भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा था, इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था, इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसका मैग्नेटिक बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा था ना, हमें मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज करना है। तो इसमें देखो 14 होगा तो ये होता है डायामैग्नेटिक, और ये 15 हो जाता है, 15 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो ये हो जाता है पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा है और बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया हमारा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मास ऑफ H2O फॉर्म, हमारे पास कितना मास H2O का फॉर्म होगा ऑन रिएक्शन विद 11.2 लीटर H2 एंड एक्सेस ऑफ O2। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, O2 है। ये है एक्सेस में है हमारे पास, एक्सेस में मतलब जितना चाहिए उतना है, और ये बना रहा है H2O। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले रिएक्शन को बैलेंस होनी जरूरी है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। अब रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो ये तो एक्सेस में है, जितना चाहिए उतना है, तो लिमिटिंग कौन सा हो गया, यही हो गया। कितना है, 11.2 लीटर है। इसका वॉल्यूम बनाओ, मोल बनाओ, तो 22.4 कर दो, कितना मोल आ गया, 1/2 मोल आ गया। ठीक है, अब ये तो एक्सेस में है। ठीक है, तो हम कोएफिशिएंट मेथड लगा देते हैं, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, तो 1/1
कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट, तो इसका मोल 1/2 और इसका मोल हमें निकालना है। तो मोल इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो मोल इक्वल टू कितना 1/2 मोल आ गया। तो वेट हमें निकालना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H2O का 18, तो 2 9 18, वेट कितना आ गया 9 ग्राम, 9 ग्राम। कॉफिशिएंट क्या होता है, इसका मोल बाय कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट बाय मोल भी कर सकते हो, मोल बाय कॉफिशिएंट भी कर सकते हो। इसका कॉफिशिएंट बटे इसका कॉफिशिएंट, इसका मोल अपॉन इसका मोल, ये भी कर सकते हो। हमने क्या किया, इसका कॉफिशिएंट बटे इसका कॉफिशिएंट, इसका मोल बटे इसका मोल, इसका मोल, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 ग्राम कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इफ मास रेशियो हमें दिया है CO2 और इसका, देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम पे जाने से पहले मोल निकालो। मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को m से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मान लो किसका है ये CO2 का, किसका है CO2 का, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। मोल, मान लो ये किसका है CO2 का, तो यहाँ क्या होगा, वेट ऑफ CO2, वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। इसको डिवाइड कर दो किससे, मोल ऑफ O2 से, और ये वेट ऑफ O2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। अब हमारे पास क्या क्या, मोल का रेशियो आ गया। अब इसमें अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों में, तो ये आ जाएंगे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ गए हमारे पास। अब एटम से मल्टीप्लाई, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। एटॉमिसिटी इसमें कितनी है 3, और इसमें कितनी है 2, एन से एन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ CO2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 और ये वेट ऑफ O2 इनटू ये हो जाएगा 3/, ठीक है। अब देखो ये रेशियो हमें दिया हुआ है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है, वेट ऑफ CO2 और वेट ऑफ O2 का रेशियो हमें दिया है 1:2, 1:2 हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना 32, CO2 का कितना 44, और ये हो गया 3/2। देखो अब ये देखो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 बटे 32, ठीक है। अब ये कितना 8, 4 से काटते हैं, ये हो गया 1 1, ये हो गया 2, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 3 8 6, 6 बटे 11, ये हमारे पास कैंसर आ जाएगा। इसका एटम का रेशियो 6 बटे 11, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। पहले हमने मोल निकाला, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मॉलिक्यूल आ गए, फिर एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया तो एटम आ गए। आगे बढ़े, देख लो इसको एक बार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना। ऑस्मोटिक प्रेशर को P से भी डिनोट कर सकते हो और पाई से भी। पाई इक्वल टू क्या होता है, ICRT। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 1 + n - 1 अल्फा। किसके लिए, डिसोसिएट हो रहा हो तब, ठीक है। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन दिया है, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी है 1, ठीक है। तो हम आई की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, आई, ठीक है। 1 + n, n क्या होता है, नंबर ऑफ आयन। कितने आयन होंगे NaCl में, 2, 1 + 1 - 2 - 1, 2 - 1 इंटू अल्फा कितना 1 है, 100%, कितना हो जाएगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, तो 2 यहाँ रखो। पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई 2। सी कितना, कंसंट्रेशन कितना, 0.1 मोलर। आर की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, आर की वैल्यू 1/12 रख दो। लीटर एटीएम में, एटीएम में है ना, तो लीटर एटीएम में 1/12 रख दो। टेम्परेचर कितना है, 300 कर दो। 27 डिग्री सेल्सियस है तो 300 केल्विन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 6 = 12 और ये 6 × 5 = 30, 50, ठीक है। 50 में 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 5.0 ATM,
एटीएम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बाई। देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? 4.9 एटीएम, 4.9 एटीएम और 2 एटीएम, 9 एटीएम, 7 एटीएम। 4.9 को हम 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट। देख लो, ये हमारा मेन फार्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। रिएक्टिव स्पीसीज फाउंड ऑन रिएक्शन विद किसका? क्लोरोफॉर्म एंड वर्म KOH। क्लोरोफॉर्म, तुमने एक रिएक्शन सुनी होगी, राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है, राइमर-टीमन रिएक्शन, उसी का रिएजेंट है ये, रिएजेंट, ठीक है, उसी का जो हम रिएजेंट लेते हैं वही रिएजेंट है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? CHCl, और इसकी रिएक्शन यहाँ से क्या आ जाएगा? KOH से हमारा आ जाता है OH माइनस। अब ये OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा? ये जो हाई H प्लस और ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके निकल जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो H प्लस है, ये क्या करेगा? कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका, और ये H इसके साथ चला जाएगा OH के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन जाता है क्या? Cl, और देखो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए हैं? कार्बन ने। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या आ जाएगा? निगेटिव। जब कोई लेता है तो निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन, अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेके निकल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन यहाँ से क्या फॉर्म में निकल जाएगा? Cl माइनस के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब जब ये माइनस निकलेगा तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, हाँ। अब प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या बनता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ से माइनस Cl निकल जाता है, Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है Cl, और एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये हमारे पास हो जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। ये किस तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बीन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया था? राइमर-टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है क्या? डाइक्लोरोकार्बीन। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? डाइपोल, जिनके बीच में कोई डाइपोल बने उनके बीच में डाइपोल इंटरेक्शन होगा। डाइपोल किसके बीच में बनता है? पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। पोलर मॉलिक्यूल, ये देखो, ये नॉन पोलर है, इनके बीच में तो बनेगा नहीं, ये भी नॉन पोलर है, तो इसके बीच में 2 पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए भाई। डाइपोल के लिए 2 पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो ये तो नॉन पोलर हो गया, तो इनके बीच बनेगा नहीं, ये भी नॉन पोलर होता है, इनके बीच भी नहीं बनेगा। ये देखो NH3, ये क्या होता है? पोलर। NH3 क्या होता है? पोलर। μ0 = 0 होता है, और ये H2O तो पोलर होता है, ये सबको पता है, H2O पोलर होता है, तो ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। हमने क्या बोला? 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। देखो ये तो यहाँ नॉन पोलर आ जाएगा, ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन 2 पोलर के बीच में डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following compound will be colorless? इसमें से कौन सा कलरलेस होगा? कौन सा कलरलेस, कौन सा कलर शो नहीं करेगा? देखो KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4,
KMnO4 इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। कलर देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर कैसे शो करते हैं, उसमें दो तरह से कलर शो कर सकता है, एक डीडी ट्रांजिशन से और एक चार्ज ट्रांसफर से। दो कंडीशन होती है, एक डीडी ट्रांजिशन और एक चार्ज ट्रांसफर। डीडी ट्रांजिशन के लिए हमें क्या चाहिए, जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तब तो डीडी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो डीडी ट्रांजिशन से कलर शो करेंगे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन तब भी वो कलर शो करते हैं। डी में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन वो तब भी कलर शो करता है। क्यों? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। जैसे हमारा पहला ही ऑप्शन है, देखो KMnO4 +7, एमएन का +7 आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 25। क्या कितना हो जाएगा? 3d5 और 4s2। 3d5 4s2 7 है, सातों इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 3d0 और 4s 0 हो गया। डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे जो कलर यहाँ का, लेकिन इसका कलर कैसा होता है? पर्पल। हमने देखा कि इसका कलर कैसा है? पर्पल है। लेकिन इसमें डी में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन तो होगा नहीं डीडी। यहाँ क्या होता है? डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, डीडी ट्रांजिशन नहीं होता। कैसे होगा भाई? इलेक्ट्रॉन है नहीं डीडी में, ठीक है। इसकी वजह से कलर शो नहीं करता है। ये कलर शो करता है एमएन और ऑक्सीजन, एमएन एंड ऑक्सीजन के बीच में चार्ज का ट्रांसफर होता है। ऑक्सीजन इसमें चार्ज ट्रांसफर करता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? चार्ज का ट्रांसफर करता है। उसकी वजह से क्या होता है? ये कलर शो करता है। और किस कलर का होता है? पर्पल कलर का। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं कलरलेस। इसी तरह देखो ये वाला पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी सेम काम होता है। इसमें भी +6 आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा। और क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने? +6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो डी में 0 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये भी कलर शो करता है, लेकिन किसकी वजह से? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और ये किस कलर का होता है? रेड ऑरेंज कलर का। और किसकी वजह से होगा? चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। यहां भी किसकी वजह से कलर होगा? चार्ज ट्रांसफर। यहाँ क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच होगा, Cr और ऑक्सीजन के बीच। यहाँ Mn और ऑक्सीजन के बीच, यहाँ भी क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों तो भाई हो गए कलर, ये कलर हो गया, ये कलर हो गया। अब इसका चेक करो। सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आएगा? +2 आएगा। देखो इसका तो 0 होता है, इस पे -2, इस पे +2, तो +2 आ जाएगा। अब क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 29। Cu ऑप्शन नंबर सेकंड चेक कर रहे हैं। Cu कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 29, और इस पे +2 चार्ज है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 और 4s1 होता है। याद रखना, ये एक्सेप्शन होता है, ठीक है, क्रोमियम और कॉपर का। 3d10 4s1 कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने थे, यहाँ से निकालो, एक यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा? 3d9। 3d9 देखो यहाँ पे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन है डी में, होते कितने? 10, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी में। तो यहाँ पे कलर किसकी वजह से होगा? डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होगा। यहाँ डी ट्रांजिशन होगा, क्या होगा? डी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर कौन सा था? सेकंड। और ये कौन सा था? पहला। और ये कौन सा था? चौथा। अब देखो ये 3 तो कलर्ड हो गए, 3 तो कलर्ड हो गए, बचा कौन? एक ही तो बचा, थर्ड। इसमें जिंक में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 2 6 +2, तो 3d10 और 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, पूरा भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पूरा भरा। इसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलर शो नहीं करेगा। तो हमसे पूछा है कौन सा कलर शो नहीं करेगा, तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। हमें कलरलेस पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड देख लो। आगे बढ़े। 67 इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी KTG
केटीजी क्या कहती है? केटीजी कहती है कि जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। देखो, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो सही हो गया, हमें इनकरेक्ट बताना है। कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। जो कोलिजन होता है गैस मॉलिक्यूल का अपने आप से और दीवार से, जिस कंटेनर में वो रखे होंगे, वो क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये भी सही है। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंट पार्टिकल इन ए गैस हैव सेम स्पीड। जो गैस के मॉलिक्यूल है, किसी कंटेनर में गैस रखा हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सबकी स्पीड एक समान नहीं होती है। किसी के पास VRMS होता है, किसी के पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, किसी के पास एवरेज वेलोसिटी होती है। 3 तरह की वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कितनी वेलोसिटी होती है? 3 वेलोसिटी। VMP होता है, VRMS होता है और V एवरेज भी होता है। पार्टिकल ऑफ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। पार्टिकल जो होंगे गैस के मॉलिक्यूल, किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल रखे, उनके जो पार्टिकल होंगे वो ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। तो ये भी सही हो गया। तो इनकरेक्ट हमारा कौन सा है? थर्ड। ऑप्शन थर्ड हमारा सही है लेकिन इनकरेक्ट है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये हमारे पास है एमीन। ठीक है, तो हम देखते हैं अगर गैस फेज में क्या होता है। अगर गैस फेज में है एमीन फर्स्ट, उसमें हमारा नॉर्मल ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और NH3। ये क्या है? इन गैस फेज। अगर लिक्विड फेज में है, एक्वस फेज में, अगर किसमें है? एक्वस फेज में। एक्वस फेज में एक्वस फेज में 2 कंडीशन बनती है। अगर R हमारे पास क्या है? CH3 है, तो वहां पे ऑर्डर हो जाता है 213। 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर NH3। ये कब होता है? जब R हमारा क्या हो? CH3 हो। अब अगर R हमारा क्या हो जाए? C2H5 हो जाए। ठीक है, अगर R हमारा क्या हो जाए? C2H5 हो जाए, तो वहां ऑर्डर हो जाता है 231। याद रखना, यहाँ छोटा है तो याद कर लेना 231, छोटा है 213, यहाँ पे बड़ा है तो 231 याद कर लेना। कब? गैस एक्वस फेज में पूछेगा तब। 213 मतलब 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। बस याद करने का तरीका बता रहे हैं। अगर एक्वस, देखो गैस फेज में तो नॉर्मल होगा 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एमीन। अगर एक्वस फेज में है तो R अगर हमारा CH3 है तो क्या याद रखेंगे? 213। और R अगर C2H5 है तो क्या याद रखेंगे? 231। देखो 2 डिग्री सबसे ज्यादा कौन सा है? ये क्या है? 2 डिग्री है, 2 डिग्री। ये फिर 3 डिग्री आ गया, 231 3 डिग्री, और C2H5 NH2 1 डिग्री और NH3। तो यही तो हो जाएगा हमारा। C2H5 ही तो है, देखो C2H5 ही तो है ये। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर एमीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड। आगे बढ़े, 69 देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। हमें मेजर प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ठीक है, ये है हमारे पास एल्कोहल। कितना? 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल। PCC क्या होता है? पायरीडीन होता है इसमें। पायरीडीन, पहले P का मतलब क्या है? पायरीडीन। अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा लो, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। ये क्या हो गया? पायरीडीन प्लस क्रोमिल क्लोराइड CrO3 प्लस CH2Cl। ये होता है हमारे पास PCC, पायरीडीन क्रोमिल क्लोराइड। पायरीडीन क्रोमिल क्लोराइड कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है? अगर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन करेगा। और कैसे करेगा? अगर हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है,
अगर हमारे पास क्या है 1 डिग्री एल्कोहल तो क्या बनाएगा एल्डिहाइड, क्या बना देता है एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बना देता है कीटोन। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनाता है नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये क्या हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है क्या बना देगा एल्डिहाइड बना देगा। देखो एल्डिहाइड बना दो इसको। और रिडक्शन क्या कराना है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं होता, हाइड्रोजन का निकलना भी होता है ऑक्सीडेशन। ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया थर्ड, 69 का ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएजेंट देख के कुछ पता तो चल गया होगा। ठीक है, पहले इससे NaOH से कराते हैं। ठीक है, हम रिएक्शन करा रहे हैं NaOH से कराते हैं तो ये क्या बनेगा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ से ये प्लस ये माइनस, कुछ ना करो प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ दो तो हमारे पास देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा। और क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। प्लस को माइनस को प्लस से हमने जोड़ दिया बस। ठीक है, अब ये देखो माइनस चार्ज है। ठीक है, तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और इसे हमें इलेक्ट्रोफाइल, ये देखो CO2 क्या बनाएगा CO2 से कराओ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, ये निगेटिव बॉन्ड में इधर थोड़ा निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव देखो ये क्या है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यहाँ पे एक H होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे बेंजीन बनाओ इसको, क्या है बेंजीन, क्या है ये हो जाएगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक है, यहाँ पे एक H होगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो क्या करो आप प्लस को माइनस से प्लस को जोड़ो, इस प्लस को यहाँ पे ले जाओ। ठीक है, तो जोड़ते हैं, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हमारे पास हो जाएगा ये है बेंजीन। ठीक है, हमने क्या किया, ये इस पर से ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये H है। अब ये जो माइनस है इसको यहाँ से ये एक सेकंड, ये H ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ देते हैं, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अब निगेटिव को जोड़ो, यहाँ पे निगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को यहाँ निगेटिव से जोड़ो। देखो तो ये हमारे पास बन जाता है O माइनस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आ जाएगा H और C। देखो ये प्लस है, ये माइनस से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब क्या होता है, यहाँ देखो Na तो पहले से है, यहाँ पे Na प्लस। अभी H2O से रिएक्शन होती है इसकी, H2O से H प्लस एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं CO2 से, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, एसिडिक मीडियम इन एसिडिक H प्लस। तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, अरेंजमेंट होगा। अब ये प्रोटॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हो जाएगा O। अब ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये टूटेगा प्लस के रूप में, यहाँ से माइनस, तो ये फिर डबल बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस चला जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा COOH। और ये डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं इसको, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच पॉलीमर यूज
यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आपने सुना होगा। क्रॉकरी, अनब्रेकेबल क्रॉकरी, जो कभी किसी दुकानों पर जाते हैं बर्तन को हमें पटक के दिखाते हैं, क्रॉकरी दिखने में लगता है क्या पत्थर का है, ठीक है, दिखने में लगता है पत्थर का है, लेकिन वो भी पटकोगे फूट जाएगा, लेकिन ये नहीं फूटता है, ठीक है। तो किसका बना होता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का बना होता है, इसलिए नहीं टूटता, ठीक है। तो फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट, अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट, ठीक है, अनब्रेकेबल कप्स एंड प्लेट। पीवीसी, पीवीसी क्या बनाने में यूज होता है? पीवीसी, पीवीसी का हम क्या बनाते हैं? रेनकोट बना देते हैं, जो वायर होती है उसकी पाइप बनाते हैं, ठीक है, और पाइप बनाते हैं, वाटर पाइप बनाते हैं, हैंड बैग बनाते हैं, ठीक है, वाटर पाइप, हैंड बैग, वाटर पाइप, हैंड बैग और रेनकोट। देखो पीवीसी क्या लिखा है? मैन्युफैक्चरिंग पेंट, पेंट बनाने में कहाँ यूज होता है? किसमें? रेनकोट बनाया जाता है, हैंड बैग बनाया जाता है, वाटर पाइप बनाया जाता है जिससे वाटर की सप्लाई करते हैं, वाटर पाइप। तो हमारा क्या इनकरेक्ट बताना था, तो दूसरा ही हो गया। क्यों? क्योंकि पेंट नहीं बनाते, नहीं लिक्विड बनाते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना पहला, सेकंड इनकरेक्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर नेम ऑफ जेनटेक, अदर नेम ऑफ जेनटेक, ठीक है। जेनटेक का अदर नेम क्या होता है? जेनटेक क्या होता है? एंटासिड होता है, एंटासिड, रेनिटिडिन, एंटासिड होता है, इसका नाम क्या होता है? रेनिटिडिन, ठीक है। जेनटेक को क्या बोलते हैं? रेनिटिडिन, ठीक है, RANITI, रेनिटिडिन, ठीक है। कैसा क्या होता है? एंटासिड, एंटासिड होता है। इसी तरह एक होता है टेगमेट, जेनटेक जैसे उसे होता है टेगमेट, टेगमेट, ये होता है सिनिटिडिन, सेमिटिडिन, ठीक है। ये भी क्या होता है? ये भी एंटासिड होता है, एंटासिड, ठीक है। तो हमें सिर्फ जेनटेक बताना था कि क्या बोलते हैं इसको? रेनिटिडिन क्या होता है? एंटासिड होता है, रेनिटिडिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। आगे बढ़े, 73 देखते हैं। द गैस इन्वॉल्व, जिंक की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? अगर जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? डाइल्यूट HNO3 से, डाइल्यूट HNO3 से, HNO3 से। तो यहाँ पे हमारा देखो क्या बनता है, डाइल्यूट HNO3 से कराएंगे तो यहाँ पे हमारा बनता है, डाइल्यूट HNO3 से कराने को बनता है जिंक नाइट्रेट, NO3 का होल स्क्वायर, प्लस N2O बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, प्लस H2O बनता है, ठीक है। तो देखो कौन सी गैस बनती है? N2O गैस, N2O। 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो देखो HF, HI है, HBr है, HCl और HF, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो होना चाहिए था इसका सबसे ज्यादा, हाँ, लेकिन HF का है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से HF का क्या होता है? हमारे HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और बाकी नॉर्मल ऑर्डर लगेगा, ठीक है। जैसे देखो ये होता है HF हो गया, HCl, HBr और HI, तो इनमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका? HI का, तो होना चाहिए था इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका सबसे ज्यादा हो जाता है, HF का सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? HF का, किसका सबसे ज्यादा हो जाता है? HF का। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, ठीक है, तो सही है, ऑर्डर सही है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
एग्जिस्ट इन एचएफ, तो सही है। अभी हमने बताया क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं हमें, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कौन सा है? 74 का फर्स्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट है। अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट नहीं है, इसमें क्या लिखा है? दोनों स्टेटमेंट सही है। किसमें है? बोथ स्टेटमेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 74 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद ए क्वांटम नंबर n इक्वल टू कितना है? 3 है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 1 2, और n इक्वल टू 2 के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अभी n इक्वल टू 2 के लिए क्या बताया? m इक्वल टू 0 इन एन एटम, m इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल विथ इन द क्वांटम नंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल 0 का कितना ऑर्बिटल है? एक ही तो है, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। 0 वाला कितना है? एक ही तो ऑर्बिटल है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा, 75 का चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। Which are the following properties generally decrease along the period? पीरियड इस तरफ जाने पर, कि कहाँ पे पीरियड? पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल कहाँ? लेफ्ट टू राइट, ये हो गया अलोंग द पीरियड। तो पीरियड के अलोंग जाने पर क्या होता है? देखो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, साइज देख लो, साइज क्या होती है? पीरियड के इधर का साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीजिंग बताना है, सही है, डिक्रीज होती है। और आयनाइजेशन एनर्जी, भाई साइज कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है पीरियड के लॉन्ग जाने पे। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो दो चीजें डिक्रीज हो रही है, एक साइज और एक मेटेलिक कैरेक्टर। साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर, सी एंड डी ओनली, ऑप्शन नंबर 3। इन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। 76 का कौन सा हो गया? 3rd। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 77। कंसंट्रेशन ऑफ Na+, देखो Na ये हमारा मान लो सेल है, ये सेल है, इधर ECF होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, इधर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इधर सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो इधर पोटेशियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और इधर सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इन विच साइड? सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन हायर। सोडियम किधर होता है? आउटसाइड, और पोटेशियम इनसाइड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। 77 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट। आगे बढ़े, देखते क्वेश्चन नंबर 78। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच बोरान एटम इन डाइबोरेन का पहले तो स्ट्रक्चर बनाओ। ब्रोमीन, ये हो गया एक H, ये हो गया दूसरा H, ठीक है, और ये हो गया तीसरा H। इसी तरह एक ब्रोमीन और रहेगा, ब्रोमीन नहीं बोरान, ठीक है, बोरान। ये क्या है? बोरान, बोरान डाइबोरेन। ये डाइबोरेन क्या होता है? B2H6, B2H6 को क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। इसी तरह इसमें बनाओ, एक H यहाँ बना दिया, एक H यहाँ और एक H यहाँ, ये क्या है? H है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये दोनों तरफ घूमता है, ठीक है, ये इधर भी आता है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी आता है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों। इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड,
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर मतलब एक सेंटर ये, एक ये, एक ये। 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने? एक इलेक्ट्रॉन ये। भाई एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये कभी इधर रहेगा कभी इधर रहेगा, ये कभी इधर रहेगा कभी इधर रहेगा। तो अब देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 बॉन्ड है तो sp3, इधर भी 4 बॉन्ड है तो sp3, कितना हो गया sp3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट sp3 होगा दोनों के, ठीक है। आगे बढ़े 79 नंबर देखते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें देखो अगर कोई हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके साथ में हम देख रहे हैं कोई हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन रहा है, कोई यूजफुल प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी बन रहा है, कि ऐसा प्रोसेस और प्रैक्टिस होती है ग्रीन केमिस्ट्री में जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम हो जाए, हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो कम बने और उसका यूज भी कम करें हम लोग। हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे DDT है, इसका छिड़काव करते हैं खेतों में, इससे भी पॉल्यूशन होता है, तो इसका प्रयोग भी कम करें और कुछ ऐसा प्रोसेस या प्रैक्टिस अपनाएं जिससे हार्मफुल प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट बना रहे हो तो बने लेकिन हार्मफुल प्रोडक्ट कम बने, ठीक है, उसको ग्रीन केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन विच प्रोड्यूस कलर, ये तो होगा नहीं, कलर नहीं प्रोड्यूस करना है। प्रैक्टिस या प्रोसेस, प्रैक्टिस या प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिस या प्रोसेस टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड यूज। हमने क्या बोला, जो हार्मफुल प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन भी कम हो जाए और उसका यूज भी कम करें हम लोग। प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट क्या होता है, हार्मफुल तो होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। स्टेटमेंट सिंथेटिक रेजिन मेथड इज मोर एफिशिएंट जियोलाइट प्रोसेस। देखो सिंथेटिक रेजिन मेथड जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड वाटर जिसमें इम्प्योरिटी होती है उसको सॉफ्ट करने के लिए किसकी इम्प्योरिटी होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम की, हाँ, या बाइकार्बोनेट की वो होगी तो उसको क्या वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की होगी तो परमानेंट हार्डनेस होगी। तो इसमें सिंथेटिक रेजिन मेथड होता है जो जियोलाइट मेथड से अच्छा मेथड होता है, ठीक है, तो यही लिखा है स्टेटमेंट। सिंथेटिक रेजिन मेथड इज मोर एफिशिएंट देन जियोलाइट प्रोसेस, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सही है स्टेटमेंट पहला। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ये होता है कैलेगन, इसको क्या बोलते हैं, कैलेगन, कॉमनली कॉल्ड कैलेगन, देखो कैलेगन लिखा हुआ है, इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से, ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह, इसके लिए यूज करते हैं क्या, कैलेगन का। तो बोथ स्टेटमेंट सही है हमारे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, पहला ही, ठीक है। आगे बढ़े देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहा है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, जो आयरन के ओर होते हैं, आयरन क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म में मिलता है हमें जनरली, भाई इम्प्योर फॉर्म में मिलता है आयरन, प्योर फॉर्म में तो मिलता नहीं, फिर उसको हम प्योर करते हैं कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, प्योर करते हैं। तो इसमें क्या क्या डालते हैं, देखो ब्लास्ट फर्नेस की स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ऐसे ये होता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा होता है, यहाँ से हम डालते हैं क्या, यहाँ से हम ओर डालते हैं, ओर क्या, आयरन का ओर डालते हैं, आयरन ओर एंड कैल्शियम कार्बोनेट भी थोड़ा बहुत डालते हैं। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, यहाँ पे ऐसे अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर रेंज हो जाता है 250 से ये 250 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये मान लो हो गया 500 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये मान लो 800 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये 1000 हो गया। यहाँ ऐसे करते करते यहाँ पे लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब इसमें हम आयरन और कैल्शियम कार्बोनेट को डालते हैं, अब ये अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे अलग अलग रिएक्शन शो करता है, और वही हमसे पूछा है कि 500 से 800 केल्विन टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी, यही पूछा ना,
विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। देखो अगर हम 500 से 800 के टेम्परेचर रेंज के अंदर देखें तो हमारे पास ये सारी रिएक्शन होगी, Fe2O3 और CO और Fe3O4 और CO2 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन और कैल्शियम कार्बोनेट को डाल लेना, हीट तो करेंगे भाई, टेम्परेचर ही है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये भी रिएक्शन होती है कब, 500 से 800 केल्विन के अंदर, और ये भी होती है। बस वहां पे एक रिएक्शन नहीं होती, ये वाली। ठीक है, कौन, ये होती है 900 केल्विन टेम्परेचर पे, 900 से केल्विन, मोर देन 900 केल्विन पे होती है। ठीक है, तो ये मतलब कहाँ होगी, इसके नीचे होगा, ये यहाँ पे। ये सारे तो यहाँ पे इस रेंज में होंगे, और ये जो होगा इस रेंज में होगा। ये प्रोसेस, ये वहां पे जब डालने के बाद ये इसमें चेंजमेंट आते हैं, ये टेम्परेचर से अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट तो हमारे बन जाएंगे किसमें, 500 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, लेकिन ये 900 से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो 81 का हमें विल नॉट वाला तो यही है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस बस एक बार देख लेना आप, ऐसे उसमें टेम्परेचर रेंज होती है, यहाँ से कोर डालते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे अलग अलग रिएक्शन होती है, और 500 से 800 के अंदर ये सारी रिएक्शनें होती हैं, बस ये नहीं होती। ये होती है कहाँ, 900 के बाद वाले में, 1000 वाले में। आगे बढ़े, 81 देखते हैं। आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ये देखो पेरोक्साइड है, इसमें कितना होता है -1, H2O इस पे होता है -2, -1 से -2 क्या हो रहा है, रिड्यूस। हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ देखो, देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। हमें पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइज होगा, लेकिन कैसे, देखो इसको +2x, ये हो जाएगा 2x, नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +4 हो जाएगा, 0, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, तो x इक्वल टू कितना, -2। अब ये -2 से इसमें जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज ही तो हो रहा है। तो कौन सा ऑक्सीडाइज, ये तो हमसे पूछा है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, N2H4, पहला N2H4 ऑक्सीडाइज होगा और H2O2 रिड्यूस होगा। आगे बढ़े, 83 नंबर देखते हैं। आयनिक रेडियस R कैटायन और R एनायन हमें दिया है, तो आयनिक रेडियस A प्लस R कैटायन बाई R एनायन हमें निकालना है, A प्लस और B माइनस। ये कितना दिया है, A प्लस कितना दिया है 160, और ये कितना दिया 180, ले लो इसको। ठीक है, 180, 181, 180 ले लो, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटो, ये 2 9 18 और 2 8 16। ठीक है, तो क्या करो, 8 बटे कितना आ गया 9। ठीक है, तो ये अब 10 बढ़ा के 0 बढ़ाया, तो 9 8 72, 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 9 8 72। ठीक है, ये लगभग आ जाएगा 0.8, 9 8 72, हाँ 0.88 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, पिकोमीटर में आएगा, क्यों, क्योंकि पिकोमीटर में ही है। रेडियस रेशियो, ठीक है, रेडियस रेशियो ये पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोई यूनिट नहीं आएगी। अगर हमारा देखते हैं, हमने देखा है अगर रेडियस रेशियो R कैटायन बाई R एनायन किसके बीच में आ जाए, ये किससे बड़ा हो, ये किसके इससे क्या हो, बड़ा हो, किससे, इसके बराबर या बड़ा, 0.732 से बड़ा हो या बराबर हो, और कम किससे हो, 1 से, 1 से कम हो या 0.732 से बड़ा हो। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है 8, और वायर जो बनता है क्यूबिकल वायर बनता है, क्यूबिकल वायर बनता है। ठीक है, बाकी और भी वायर बनते हैं, ट्राइगोनल वायर बनता है, टेट्राहेड्रल वायर बनता है, ऑक्टाहेड्रल वायर बनता है, उसके बाद ये बनता है। ठीक है, जब रेडियस रेशियो इस रेंज में आ रही है, देखो इसी रेंज में तो आ रही है, चलो ठीक है, इसमें बात सही लिख देता हूं, 0.732 इसी रेंज में आ रही है, तो 0.88 आ रहा है, इसी रेंज में आ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 क्यूबिकल वायर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, 83 का पहला। देख लो इसको एक बार, रेडियस रेशियो का सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर।
वैन 0.2 मोल है, MnO4 है हमारे पास, MnO4 माइनस है, ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा +7, यहाँ पे कितना आएगा +4, ठीक है। कितने का चेंज हो रहा है 3 का, ठीक है। इसके 1 मोल से इसके 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का एन फैक्टर कितना है 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर हो रहा है, तो 3 फैराडे 1 मोल के लिए कितना 3 फैराडे, और 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है 1 फैराडे इक्वल टू होता है 1 फैराडे। देखो ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल से 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ठीक है। तो कितना फैराडे चाहिए 3 फैराडे चाहिए, और 1 फैराडे किसके बराबर होता है 96500 के बराबर होता है, 96500 कूलॉम के बराबर होता है। तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे लग रहा है, तो कितना मोल है ये 0.2 मोल है, तो 0.2 मोल के लिए कितना लगेगा 0.2 इंटू 3 फैराडे, 3 फैराडे, और फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 0.2 इंटू 3 इंटू 96500। देखो 1 फैराडे किसके बराबर होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, देखो 1 इलेक्ट्रॉन का तो होता है 1.6 कूलॉम, लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1 फैराडे के बराबर होता है, और 96500 के बराबर होता है, ठीक है। 1 मोल यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो 96500 कूलॉम या 1 फैराडे के बराबर होता है। अब इसके 1 मोल के लिए हमें 3 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3 फैराडे चाहिए, कितना आ जाएगा ये देखो 0.6 इंटू 96500, ठीक है। 96500 कितना हो गया 0 0 6 25 30 के 36 37 38 39 39 और 9 6 54 55 56 57, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 5790 5790। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 3rd, देखो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। परसेंटेज फ्री स्पेस सी कितना एफसीसी में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है इसका 74%, तो खाली वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा वैकेंट स्पेस यानी खाली स्थान यानी वाइड, कितना वैकेंट स्पेस लिख लेते हैं, वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा 100 माइनस 74 यानी 26%, कितना आ जाएगा 26%, ऑप्शन नंबर पहला 85 का ऑप्शन नंबर पहला। ये पैकिंग फ्रैक्शन 74% होता है किसका एफसीसी का, तो वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा 26%। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगोज फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन, पहला ऑप्शन देखो ए वाला बेंजोइक एसिड, ये क्या है बेंजोइक एसिड COOH, ये क्या होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये क्या करता है COH बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, इसीलिए डीएक्टिवेटिंग होता है। तो फ्रिंडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, या तो एल्काइलेशन होता है या तो एसाइलेशन होता है, तो इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या तो Ar+ होगा या RC+O+ होगा। तो देखो ये पहले से प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी इनके पास पहले से ही है, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच के इसके पास और कमी कर रहा है, तो इसके पास कमी है तो कमी वाले के पास तो जाएगा नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते वहां जाना चाहिए इसको, तो यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के और कमी कर रहा है, तो रिएक्शन इसीलिए नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है इससे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ क्यों जाएगा, दोनों के पास कमी है जब, ठीक है, इसीलिए क्या होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इसमें तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है,
तो कमी है तो फिर कमी वाले के पास क्यों जाएगा, तो इसीलिए रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। फिर नॉट एंड ये तो सही हो गया। हमें क्या बताना स्टेटमेंट, अच्छा कौन सा करेक्ट है। मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड क्या फार्मिक एसिड भी बोलते हैं, HCOOH, ठीक है। ये बी वाला देख रहे हैं, ये क्या था ए वाला। मेथनोइक एसिड और पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड NO2 ट्राइनाइट्रोफिनाइल को क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनाइल। यहाँ देखो ये एसिड है लेकिन ये देखो एल्कोहल है, लेकिन इसमें क्या लगता है बहुत ज्यादा माइनसियम लग जाता है, बहुत ज्यादा माइनसियम, इसीलिए ये जल्दी अपना H+ दे देता है, इसीलिए माइनसियम NO2 क्या होता है सबसे ज्यादा माइनसियम होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, H+ जल्दी निकल जाएगा। एल्कोहल होते हुए भी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाती है इसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है किसकी, पिक्रिक एसिड की। मेथनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन पिक्रिक एसिड, गलत हो गया ये। देखो A C है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। A एंड B, B तो गलत है। A एंड C, A एंड C, A एंड C, A B C, ये भी गलत हो गया। एक ही तो बचा हमारे पास A एंड C। भाई A तो इसमें गलत हो गया, ठीक है, ये वाला सही है, इसमें A एंड C है ओनली। इसमें देखो A B, B वाला तो गलत था ना, B वाला यहाँ गया, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी B है, ये भी गलत हो गया, सिर्फ C कह रहा है, तो सिर्फ C। भाई A भी तो सही है, तो C वाला कैसे होगा, तो एक दो चेक करने से आंसर आ जाएगा हमारा। कौन सा आंसर है, थर्ड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, कंपाउंड कीटोइनल टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म के लिए हमें क्या देखना होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। दोनों नहीं मतलब दोनों में से कोई एक हो तो क्या करेगा, टाटोमेरिज्म करेगा, अगर नहीं है तो टाटोमेरिज्म नहीं करेगा। कंडीशन है ये टाटोमेरिज्म की। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या है कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ इसको कहोगे अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन ये देखो ब्रिज से जुड़ा हुआ है, जो दो साइकिल को जोड़ता है उसको ब्रिज, ये क्या है, ब्रिज हेड कार्बन बोलते हैं। और ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो अल्फा हाइड्रोजन होते हुए भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन से लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ये दोनों करेंगे, ये करेंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं कि नहीं है, देखो ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन, ये अल्फा कार्बन, देखो ये कार्बन हो गया, इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, और ये क्या होता है अल्फा, ये अल्फा कार्बन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने, 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ भी है, ये भी शो करेगा। तो कौन सा, ABD ओनली, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। 87 का ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इधर देखो, इधर तो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, हाइड्रोजन कहीं दिख ही नहीं रहा। आगे बढ़े, 88 नंबर देखते हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैटायन भी बनाना। हेप्टा मतलब 7, साइक्लोहेप्टा, साइक्लो मतलब 7 रिंग होनी, 7 कार्बन की रिंग बनानी है हमें, 7 कार्बन की। एक दो, कितना हो गया कार्बन, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, और एक कैटायन जोड़ दो। और ट्राई इनाइल मतलब 3 डबल बॉन्ड बनाओ, 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड हो गए। 2 डबल बॉन्ड को लगातार नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, उसका जो होता है प्लेन चेंज हो जाता है। अगर 2 बॉन्ड को अगर लगातार लगा दें तो उसका प्लेन चेंज हो जाता है। अब देखो हम देखते हैं ये इसमें क्या बोल रहा है, ये एरोमेटिक स्पीशीज चेक करनी है। तो साइक्लिक रेजोनेंस, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल पॉजिटिव सिंगल, क्या है, साइक्लिक
रेजोनेंस है। एरोमेटिसिटी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस है। दूसरा क्या देखते हैं, हक्कल रूल, 4n + 2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो n = कितना हो जाएगा 1, मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। एरोमेटिक अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या आती है, 0.5 आती है या 1.5 आती है, मतलब फ्रैक्शन में आती है, तो ये हो जाता है एंटी एरोमेटिक। तो स्टेटमेंट सेकंड देखो, साइक्लोकैटायन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेशन, सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इसका 2 इसका 2 इसका कॉन्जुगेशन में है, और ये क्या एरोमेटिक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, गलत दिया है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। देख लो इसको, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल का स्ट्रक्चर है ये। आगे बढ़े, देखते हैं 89 नंबर। 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस है, 1 मोल, मोल हमें क्या दिया है, 1 मोल, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, एक्सपेक्ट एडियामेट्रिकली, मतलब Q = 0 अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमें दिया है क्या, एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm दिया है, और क्या दिया, वॉल्यूम 10 से 20, मान लो V1 कितना है 10 और V2 कितना है 20। क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन ए का क्रॉस। Q क्या हो जाएगा, Q देखो भाई, Q तो पहले 0 हो गया, Q 20 दिया है, ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। अब डेल्टा U = क्या होता है, डेल्टा U Q + W, ठीक है, तो Q तो क्या होगा 0, एडियाबैटिक है तो Q 0, डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा, W के। अब W हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, W - P एक्सटर्नल डेल्टा V, P कितना है 2, डेल्टा V कितना आ जाएगा 10, देखो कितना है 20 - 10 कितना हो जाएगा 2, 20 - 10 कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा -20, -20 आ गया, क्या हो जाएगा एटीएम लीटर आ जाएगा, एटीएम लीटर, -20 एटीएम लीटर वर्क डन आ गया। देखो वर्क और डेल्टा U दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, भाई W हमने निकाल लिया, वर्क डेल्टा U और इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W बराबर है, तो डेल्टा U कितना होगा -20 सही है, और W -10 लिखा हुआ है, वो भी तो इसी के बराबर होगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, डेल्टा U 0 लिखा है, डेल्टा U W के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा आ गया, थर्ड। W के बराबर क्या होगा, डेल्टा U भी होगा, यहाँ से डेल्टा U किसके बराबर होगा, W के, और एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है तो Q = क्या हो गया 0 हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड। देखते हैं 90, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब लिगेंड की स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर बताना है, और इसमें इसे चारों में से बताना है। इस चारों में जब हम देखते हैं तो H2O का सबसे ज्यादा आता है, फिर OH का, फिर Cl का, फिर Br का, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ये आपको याद कराते हैं। हाँ, लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, उसमें H2O पहले आता है, OH- फिर Cl, फिर Br। आगे बढ़े 91 देखते हैं। क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर यूज किसके लिए, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर स्मोक में यूज किया जाता है, क्वार्टाइल प्रेसिपिटेटर। 92 देखते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हमें अपने पढ़ा है K = A e⁻ EA/RT, ये क्या पढ़ा, आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ा है, आर्हेनियस इक्वेशन में, आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा है आपने, आर्हेनियस इक्वेशन में हमने पढ़ा है क्या, K = A e⁻ EA/RT। अब K/A को इधर ले आओ, ये हो जाता है e⁻ EA/RT, इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या होती है, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इतने, ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है, कम होती है, किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से कम होती है, या तो बराबर होती है, यही तो पूछा हमसे, है काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन EA एटॉमिक, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो,
मतलब क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी से जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, इनकी जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कितनी होती है? e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होती है, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी होती है। 92 का चौथा आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन है। आगे बढ़े 93 देखते हैं। इस सैंपल हमें दिया है AB2 आर इंट्रोड्यूस इन वेसल्स, मान लो कोई खाली वेसल्स बोला है, इवैक्यूएटेड वेसल। आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड कंसंट्रेशन AB2 फाउंड इन कंसंट्रेशन पे इसका हमें भाई इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन दे दिया है। इफ वैल्यू ऑफ Kc इज कितना है 0.5 है, देन हमें क्या दिया है, Kc दे दिया है और इसका कंसंट्रेशन दे दिया है इक्विलिब्रियम पे, और हमसे इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पे। हमें इसका इनिशियल पता नहीं है, t इक्वल टू 0 पे हम मान लेते हैं कितना है, ये a है और ये क्या है 0 है, ये 0 है, ठीक है ना। इनिशियल हमने मान लिया ये a है और ये 0 है, ये 0 है। अब t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे देखो, t इक्वल टू क्या इक्विलिब्रियम पे देखो, ये मान लिया a माइनस x है, ये हो गया 0, ये हो गया ये x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा x और ये। अब इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितना 0.5 और x की वैल्यू हमें निकालनी है। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ a और ये b2 और ये क्या होता है a b2, ये होता है। ये कितना है x है, ये कितना है x है और ये कितना है इक्विलिब्रियम पे 0.5 है और ये कितना है 0.5। Kc दिया है 0.5, Kc की वैल्यू दी है 0.5, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन 0.5। 93 का कौन सा हो गया 3। आगे बढ़े देखते हैं 94 नंबर। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर बताना हमें, SO3 देखो, यस डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल, म्यू इक्वल टू क्या हो गया 0। यस O2, यस एक लोन पेयर आया 2। एक चीज तुम हमेशा ध्यान रख लो कि अगर हमारे पास सिंगल लोन पेयर है, कोई मॉलिक्यूल है और उसके पास सिंगल लोन पेयर है, तो हमेशा कैसा होगा, वो पोलर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिंगल लोन पेयर है तो वह मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा, बिना सोचे समझे लगा देना। तो इसमें क्या है, सिंगल लोन पेयर कैसा होगा, ये पोलर होगा और हमें पोलर मॉलिक्यूल ही बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। 95 देखते हैं। सोडियम प्लस डाई ईथर कौन सा होता है फ्रेंड, क्या सोडियम प्लस डाई ईथर वुड्स रिएक्शन, सोडियम प्लस डाई ईथर, पहले का दूसरा, देखो किसमें है पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ऑप्शन नंबर एक ही है जिसमें पहले का दूसरा है, इसमें पहले का तीसरा है, इसमें पहले का पहला है, इसमें चौथे, इसमें पहले का चौथा है। भाई एक ही मिलाया, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है, एक मिलाया क्या मिल गया, हमारा आंसर मिल गया। ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन में क्या है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन, आयोडीन आयन Cl को रिप्लेस करता है, फिंकलिस्टन रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन होता है ये, जब क्या करता है AgF क्या होता है, Cl को हटा के F लग जाता है, AgF शॉर्ट रिएक्शन। ये क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड CuCl2 HCl से रिएक्शन करता है तो सेंडमेयर रिएक्शन होती है, नेमिंग रिएक्शन है, याद करना जरूरी है, ठीक है। एक का दूसरा ऑप्शन तो हमें पहले से ही पता है, एक मिला के हम आंसर लगा दिए, ठीक है, हमने एक ही मिलाया, हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, एक मिलाएंगे, अगर आंसर मिल गया तो लगा देंगे तुरंत, अगर नहीं मिल रहा फिर अगले पे चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। आगे बढ़े 96 देखते हैं। देखो ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है एनिलीन। एनिलीन किसमें है, एसिडिक मीडियम में है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन ये ग्रुप थोड़ा बड़ा है, अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे तो रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इसको पैरा पोजीशन पे लगाएंगे। तो इसको क्या करना है, पैरा पोजीशन से H को हटा के इसको जोड़ देना है, ठीक है। इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं,
ये हो गया N, जस्ट सेकेंड, N डबल बॉन्ड N2 है ना, ये पैरा पोजीशन से लग जाएगा किसके, एनिलीन के, ये हो जाएगा NaH2। इसको क्या कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है इसको। और इसमें बनता क्या है, येलो कलर डाई, येलो डाई बोलते हो, येलो डाई बनता है, ठीक है। कौन सा बनेगा, देखो ऑप्शन NaH2, ऑरेंज कलर गलत हो गया, ये है येलो कलर डाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, देखते हैं 97 नंबर। Which of the following electronic transition of hydrogen atom maximum amount of energy? इस टाइप के क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप याद कर लो एक थोड़ी सी चीज बस, ये बहुत जगह काम आएगी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इससे आराम से हो जाएंगे, बस थोड़ा सा याद करना। हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए है ये, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन के लिए हमसे पूछ भी रहा, ये है n=1 फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, 5 तक याद कर लो आप, काम हो जाएगा। ये -13.6, ये -3.4, ये -1.54, -1.54, -0.85, -0.54 माइनस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5 में से 4 में आ रहा है, 5 में से कहां से आ रहा है, 5 से 4 में आ रहा है, ठीक है। तो हम डेल्टा ई निकालेंगे, डेल्टा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो डेल्टा ई फाइनल कितना हमारे पास है, कितना, -0.85, माइनस करेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना, 0.54, कितना आ रहा है यहाँ देखो, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ये आ गया माइनस का 0.31, माइनस का 0.31। यहाँ देखो माइनस मतलब क्या है, यहाँ माइनस मतलब ये है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है तो एनर्जी निकल रही है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी निकल रही है, बस माइनस मतलब यही है। और कितनी निकल रही है, इतनी निकल रही है, 0.31, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है। क्यों, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। माइनस मतलब ये ना समझना ये कम है, बस ये समझना कि एनर्जी निकल रही है। इसी तरह पहला ऑप्शन चेक कर लिया, दूसरा चेक करो, दूसरा ऑप्शन में 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, 4 से 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 3 में आ गया, देखा उसको, 4 से 3, 14 में से 5 गया 9, 14 में से 5 गया 9, ठीक है। और ये कितना बचेगा, 14 में से 8 गया 6.69, माइनस का डेल्टा ई कितना आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.69 ना, ये हो गया। माइनस मतलब ये ना समझना, ठीक है, माइनस मतलब बस निकल रहा है। और तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा में 2 से 3 में, 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा है, तो 4 में से 4 गया 0, ठीक है, ध्यान होगा, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 10 में से इसमें से घटाएंगे इसको ना, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 14 में से 5 गया 9, 1.96 माइनस डेल्टा ई माइनस 1.96। और चौथा ऑप्शन देखो, चौथा ऑप्शन 2 से 1 में आ रहा है, 2 से 1 में, 13.6 में से 3.4 घटाओगे तो बचेगा 10.2, डेल्टा ई कितना बचेगा, 10.2 माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब बताओ इसमें से ज्यादा कौन सा है हमारा, ठीक है, ज्यादा कौन सा है, सब लोग कहेंगे ये ज्यादा है, क्यों, माइनस है, माइनस कम में कम है, लेकिन माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, कितनी रिलीज हो रही है ये बताएगा, ये बताएगा कितनी रिलीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहाँ रिलीज हो रही है, चौथे ऑप्शन में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे ज्यादा है। माइनस मतलब बस ये ध्यान देना कि ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी निकल रही है, ठीक है ना, कितनी निकल रही है ये मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे ज्यादा कहाँ निकल रही थी, चौथे में, कितना
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले में कितना 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.69, यहाँ पे 10, बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? चौथा। आगे बढ़े, देखते हैं 98 नंबर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग नेचर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर हमने देखा, रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है? रिड्यूसिंग नेचर एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग नेचर के। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर भी लिख सकते हो, रिड्यूसिंग पावर के। और हमने देखा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम नीचे की तरफ एसआरपी मान लो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या देखेंगे? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें एसआरपी की ये एलिमेंट है और ये है एसआरपी। यहाँ से नीचे के, यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी होती है एसआरपी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जब एसआरपी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये जो हमारे एलिमेंट है ऐसे रहेंगे और नीचे की तरफ आते हैं तो एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीज होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन सा हो जाएगा? इसमें बेरियम हो जाएगा सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग, फिर स्ट्रांसियम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, फिर मैग्नीशियम हो जाएगा, सबसे कम बेरिलियम हो जाएगा। देखो बेरियम सबसे ज्यादा किसमें है? बेरियम सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर पहला 98 का ऑप्शन नंबर पहला। कॉन्सेप्ट क्या है? एसआरपी कम होगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। आगे देखें 99 नंबर। बी आर, इसका तो पहले स्ट्रक्चर बना लो, बी आर और बी आर। ठीक है, अब ऑक्सीजन सारे जोड़ दो इसमें। 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन जोड़ दो। एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जांपल से। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2, इस पे -2, इस पे +2, कितना आ गया? 2 2 4 2 6 +6। और यहाँ इसकी वजह से तो 0 आएगा, इसकी वजह 0, इसमें 0, इसमें 0। यहाँ -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2। ये देखो ये वाला इसकी तरह दिख रहा था, यहाँ भी +6 +6 और +4। हमें पूछा किस पे? टर्मिनल ब्रोमीन पे। टर्मिनल ब्रोमीन ये होगा कितना होगा? +6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा जी नॉट जो होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, ये तो हमें पता है स्पॉन्टेनियस होने के लिए। अब हमसे ई नॉट के बारे में पूछ रहा है, के के बारे में पूछ रहा है। पहले ई नॉट के बारे में देखते हैं। तो डेल्टा जी नॉट जो होता है माइनस, ये होता है -NF ई नॉट से, यही तो होता है। अब देखो हमें डेल्टा जी नॉट कैसा चाहिए? निगेटिव चाहिए। डेल्टा जी नॉट निगेटिव चाहिए, ठीक है। अगर इस वैल्यू को हम निगेटिव में ले लेंगे, 1 से कम ले लेंगे तो निगेटिव अगर ये हो, अगर देखो अगर ये निगेटिव हो गया तो ये निगेटिव मिलके एक बार पॉजिटिव हो जाएंगे। डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसीलिए इसको हमें क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और ये गलत हो गया। पॉजिटिव लेंगे तो ये निगेटिव ही रहेगा। डेल्टा जी निगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। तो ई नॉट हमारा क्या होना चाहिए? ई नॉट सेल होना चाहिए जो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा, 0 से कम तो निगेटिव हो जाएगा। अब के के बारे में देखो क्या होगा। के हमने रिएक्शन पढ़ी है डेल्टा जी नॉट, ये होता है -2.303 RT log Kc, ठीक है। अब देखो अगर Kc की वैल्यू हम क्या रख दें? 1 रख दें। मान लो अगर Kc की वैल्यू हम 1 रख दें, ठीक है, 1, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा वैल्यू। और 0 हो जाएगा तो 0 होने का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी अगर 0 तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। और 0 इक्विलिब्रियम हमें लाना कैसा? स्पॉन्टेनियस, मतलब फॉरवर्ड चलनी चाहिए, तो इसको निगेटिव लाना हमें। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 0 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 कितनी होनी चाहिए? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। 1 रखेंगे तब तो 0 हो जाएगा,
log 1 की वैल्यू 0, अगर 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए, 0 से नहीं। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k इक्विलिब्रियम में ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा। क्यों, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 से ज्यादा लेंगे तभी तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में log की, तभी तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगी, तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ई सेल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और k होना चाहिए ग्रेटर देन 1। ई सेल देखो ग्रेटर देन 0 और k इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये तो लेस देन दिया है, ये भी ग्रेटर देन, लेकिन ये लेस देन दिया, ये बराबर दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, देख लो इसको एक बार। तो बच्चों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।